जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सरन IAS के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक जिन मित्रों ने सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के केवल उन्हीं टॉपिक्स को शामिल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आपका कम समय में 5 मिनट 10 मिनट में आपके पूरे हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ या क्लास अपलोड नहीं करता हूँ। इसलिए आप बिना देर किए इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको जो भी चीज़ें लगें। और इसके साथ ही बिना देर के मैं क्लास शुरू करता हूँ। पहला है इस हफ्ते की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एस्ट्रोबोटिक। अब सोच रहे होंगे एस्ट्रोबोटिक क्या है। एस्ट्रोबोटिक ये पहली निजी कंपनी है, पहली निजी कंपनी USA की है। ये USA की पहली निजी कंपनी है जिसने चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारने का सोचा है। ये 25 जनवरी 2023 तक अपना पेरेग्राइन नामक लैंडर लैंड कराएगा। पेरेग्राइन नामक लैंडर 24 तक ये लैंड कराएगा। 25 जनवरी 2024 तक ये पेरेग्राइन नामक लैंडर लैंड कराएगा। USA की एक कंपनी है एस्ट्रोबोटिक। कौन सी कंपनी है? एस्ट्रोबोटिक। हम जानते हैं कि अभी तक चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले 4 देश हैं। कौन कौन से? USA है, रूस है, चीन है और हाल में भी भारत ने अपना लैंडर उतारा है। और ये विश्व की पहली निजी कंपनी है जो अपना ये लैंडर वहाँ भेजेगी। इसके पहले एक जापान के एक स्टार्टअप ने इंजस्पेस ने प्रयास किया था 2023 में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इंजस्पेस ने चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हुई और नष्ट हो गया, जैसे पिछले चंद्रयान 2 में भारत का हुआ था। अब समझ गए होंगे एस्ट्रोबोटिक क्या है। एस्ट्रोबोटिक एक कंपनी है, USA की निजी कंपनी है जो चंद्रमा पर पहली बार कोई निजी कंपनी चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारेगी। अगला है विश्व के सबसे महंगे शहर 2023। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जारी हो गया। इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है, विश्व के सबसे महंगे शहर। इनमें पिछले 11 सालों से 9 बार सिंगापुर ही नंबर 1 पर रहा है। सबसे महंगे शहरों में सिंगापुर नंबर 1 पर है। और इस बार सिंगापुर के साथ ज्यूरिख भी नंबर 1 पर है। स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख। सिंगापुर ज्यूरिख नंबर 1 पर है। न्यूयॉर्क 3 पर है, यानी 2 तो पर 1 नंबर पे हैं, तो तीसरा न्यूयॉर्क है। इस तरह से सबसे महंगे शहरों में सिंगापुर, ज्यूरिख और न्यूयॉर्क हैं। और भारत की जो सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई, 150वीं रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में। दिल्ली की 159वीं है और अहमदाबाद की 166वीं है। भारत का सबसे सस्ता शहर जो मेट्रोपॉलिटन शहर या जिन शहरों को शामिल किया गया उनमें सबसे सस्ता शहर कौन सा है? अहमदाबाद। विश्व के सबसे सस्ते शहरों में दमिश्क। 173 देशों की ये सर्वे हुआ था, किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। दमिश्क सबसे सस्ता शहर है, 173। सीरिया का शहर है ये। हम जानते हैं कि ये बहुत युद्ध से ग्रस्त क्षेत्र है। तेहरान 172वें नंबर पे है, उससे जस्ट कम है। और त्रिपोली लीबिया का, तेहरान हम जानते हैं ईरान का शहर है, और त्रिपोली लीबिया का 171वें नंबर पर। यानी दमिश्क, तेहरान, त्रिपोली 3 सबसे ज़्यादा सस्ते शहर हैं। इसके बाद आता है COP28। ये बृहस्पतिवार या 30 नवंबर 2023 से शुरू हुआ है दुबई में। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक का जो है ये बैठक होती है, जिसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी। और ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 28वीं बैठक है जिसमें 192 पार्टीज़ भाग ले रही हैं। 192 पार्टीज़ भाग ले रही हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज जैसा है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की ये जो इसका नाम ही क्लाइमेट चेंज है, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी उत्तरदायी कारक हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए, उनको कैसे कम किया जाए। विश्व के देशों के साथ मिल करके इस पार्टीज में इस पर ये बैठ होती है। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि COP28 कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है 30 नवंबर 2023। COP28 इसमें 192 पार्टीज़ ने भाग लिया। UNFCCC का है। इसमें सबसे पहला जो समझौता जो इसमें प्रस्तावित है, लक्ष्य जो रखा गया है कि पेरिस समझौते का आकलन करना।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हुआ था, कहाँ तक पालन हुआ है, कौन देश पालन कर रहा है, कौन नहीं पालन कर रहा है, कौन निकल गया, कौन अंदर है, कौन बाहर है, इसका पालन। फिर इसके बाद अगला है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात अपनी अध्यक्षता में सोलर रेडिएशंस को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रयोग अधिक से अधिक हो, इसको सुनिश्चित करेगा, क्योंकि यूएई की अध्यक्षता में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। तो ये अपनी अध्यक्षता में सोलर रेडिएशन की जो तकनीक है, उस तकनीक को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, अधिक से अधिक देश इसका यूज करें, इसकी वो इस बात को इस कॉन्फ्रेंस में सुनिश्चित करेगा। और इसके अलावा अगर इसका प्रयोग होता है 2023 तक इसका लक्ष्य रखा जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन जो देशों के पास हैं वो 3 गुना हो जाए। नवीकरणीय संसाधन आज की स्थिति से 3 गुना संसाधन हो जाए। अगला है COP26 में ग्लासगो में कोयले का प्रयोग सीमित करना है, मतलब करना था। COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, कोयले का प्रयोग, जीवाश्म ईंधन में कोयले का प्रयोग कम करना था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में सभी जीवाश्म ईंधनों पर इस कम करने के लिए लक्ष्य रखा जाएगा। इसके अलावा अगले कुछ वर्षों में $200 अरब पर ईयर क्लाइमेट चेंज अधिक ना हो, या क्लाइमेट चेंज पर जो कन्वेंशन है, जो समझौते हैं, उनको लागू करने के लिए विकासशील देशों को $200 अरब की ज़रूरत होगी। ये यूनाइटेड नेशंस का कथन है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन UNEP की रिपोर्ट आई है कि टेम्परेचर में इस सदी के अंत तक, यानी ये जो सदी चल रही है, इस सदी के अंत तक 2.5 से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस सदी के अंत तक, इस सदी के अंत तक, ठीक, 2.5 से 2.5 से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम ये कदम पहले से उठाने। और अभी इस कॉन्फ्रेंस के पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2023 अपनी रिपोर्ट जारी की है सबसे गर्म वर्ष की, तो वो 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा। 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा। ये इसका टेम्परेचर 1850 से 1900 के औसत से 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। इसके पहले 2016 सबसे गर्म वर्ष था। 16 सबसे गर्म वर्ष था, लेकिन अब कौन सा है, अभी हट गया है। 2023 सबसे गर्म वर्ष के रूप में इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। ये 1850 से 1900 के जो एवरेज टेम्परेचर है उस 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। एक त्रासदी जो पूरे देश ने, जिसको पूरे देश की सांस रोकने पर मजबूर कर दिया, एक त्रासदी जिसमें भारत ने सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरे देश में इसकी सराहना हुई है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। सिलक्यारा सुरंग, ये 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाली एक सुरंग है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिलक्यारा सुरंग जो बन रही है वो 12 नवंबर को धंस गई थी, और 12 नवंबर को धंस गई और मलबे के दूसरी तरफ, यानी जिधर से रास्ता था उधर मलबा आ गया और सारे मजदूर उसमें फंस गए। और कुल 41 मजदूर थे। कितने थे? 41 मजदूर। 17 दिन की मशक्कत के बाद 28 नवंबर को उनको रेस्क्यू कर लिया गया, रेस्क्यू किया गया। 17 दिन बाद, कितने दिन बाद? 17 दिन बाद। प्रत्येक मजदूर सुरक्षित और बिना किसी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, रेस्क्यू किया गया 28 नवंबर को, 17 दिन बाद। ये इसकी सराहना सारे देश ने, सारा देश सांस रोक के देख रहा था। इंजीनियरिंग का हमारे एजेंसीज़ के, चाहे सारी एजेंसीज जो होती हैं, जैसे DRDO हो या आपदा प्रबंधन विभाग हो, सारे विभाग, या प्रशासनिक हो, हमारा क्षेत्र प्रशासनिक विभाग हो, या लोकल लोगों का क्षेत्र हो, या वो राज्य की यूनिट, राज्य के प्रशासनिक तबका हो, राज्य के इंजीनियरिंग विभाग हो, सारे केंद्र का विभाग हो, मतलब सारे लोगों ने जो समन्वय दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। आर वैशाली ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है, पहले जान लीजिए। आर प्रज्ञानंदा ये विश्व कप शतरंज फिडे शतरंज विश्व कप के रनरअप थे। विजेता तो नहीं बन पाए फाइनल, लेकिन उन्होंने फाइनल खेला सबसे कम उम्र में। इन्हीं की बहन आर वैशाली हैं। इन्होंने 84वां ग्रैंड मास्टर इन्हें चुना गया है। एल लोब्रेगाट ओपन हुआ है कहाँ? स्पेन में।
स्पेन में 2 दिसंबर 2023 को हुआ। ये 84वीं ग्रैंड मास्टर चुनी गई हैं। और इसके अलावा ये तीसरी महिला, भारत की तीसरी महिला। कोनेरू हम्पी पहली, दूसरी डी हरिका और तीसरी ये आर वैशाली चुनी गई हैं। और विश्व की पहली ये आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं। दोनों भाई बहन ऐसे विश्व के पहले भाई बहन हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं। इस हफ्ते का ये इम्पॉर्टेंट है, आप खुद ही देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये इस हफ्ते की, जो एग्ज़ाम में मतलब मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट इसमें छूटेगा, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में ये मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।